महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो शांति, सत्य और अहिंसा का परिचय बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो महात्मा आज हर कोई जानता है, उसकी लॉन्चिंग 1915 में एक फील्ड लॉयर के रूप में हुई थी। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटकर गांधी एक बेसुरा इंस्ट्रूमेंट की तरह थे। उन्हें कोई आवाज नहीं मिल रही थी। फिर क्या हुआ? 15 साल के अंदर वो देश के सबसे रिकॉग्नाइजेबल, पावरफुल और कंट्रोवर्शियल ब्रांड बन गए। पर कैसे? क्योंकि गांधी इंडिया के सबसे पहले और सबसे बड़े पॉलिटिकल मार्केटर थे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे एक इंसान अपने आप को प्रोडक्ट बना लेता है, उसे ब्रांड देता है और पूरे एम्पायर के खिलाफ मार्केटिंग कैंपेन चला देता है। मार्केटिंग का पहला रूल, अपनी ऑडियंस करेक्ट करो। साउथ अफ्रीका में गांधी एक ब्रिटिश स्टाइल बैरिस्टर थे। 1912 तक वो 3 पीस सूट पहना करते थे, लेकिन इंडिया लौटने के बाद उन्होंने अपना पूरा विजुअल आइडेंटिटी ही चेंज कर लिया। 1921 तक वो पूरी तरह से गरीब इंडियन फार्मर जैसे दिखने लगे, धोती, लाठी, चश्मा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड रीब्रांडिंग एक्सरसाइज था। उस समय इंडिया की 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन विलेज में ही रहती थी, जो कि ब्रिटिश सूट्स से रिलेट नहीं कर पाती थी। गांधी ने कॉन्शियसली अपने आप को उनकी इमेज में ढाल लिया। विजुअल ब्रांडिंग की हिस्ट्री में ये एक सबसे ब्रिलियंट मूव माना जाता है। आज के इन्फ्लुएंसर्स की तरह गांधी समझ गए थे कि मैसेज को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने खुद को एक मीडिया हाउस बना लिया। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे न्यूज़पेपर्स शुरू किए। यंग इंडिया की सर्कुलेशन 1920s तक 40,000 तक पहुंच गई थी, जो उस ज़माने में एक किसी वायरल चैनल जैसा ही था। लेकिन उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इंटरनेशनल मीडिया को यूज़ करना। 1930 का दांडी मार्च या फिर गांधी ने 240 माइल्स का ये मार्च एक प्रोडक्ट, एक परफेक्ट फोटो ऑपरेशन की तरह प्लान किया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। नतीजा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसे फ्रंट पेज पे कवर किया। ब्रिटिश एम्पायर की ब्रुटैलिटी दुनिया के सामने आई और गांधी का ब्रांड द अंडरडॉग हीरो बना। ये कोई झगड़ा नहीं, ये पीआर वॉर थी और गांधी इसमें चैंपियन थे। कोई भी जाइंट ब्रांड विदाउट जाइंट फंडिंग नहीं चल सकता। गांधी का मूवमेंट भी नहीं। उनके सबसे बड़े फाइनेंशियल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे जीडी बिरला और जमनालाल बजाज। 1924 से 1948 तक गांधी की हर एक्टिविटी, आश्रम, ट्रैवल्स, पब्लिकेशंस के लिए बिरला ने पैसे दिए। एक एस्टिमेट के मुताबिक आज के हिसाब से ये अमाउंट करोड़ ऑफ रुपीस थी। जो सवाल ये है, क्या ये कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप था? और फिर आती है उस ब्रांड की डार्क कंट्रोवर्सीज। गांधी की पर्सनल लाइफ आज भी डिबेट का टॉपिक है। उनकी ब्रह्मचर्या का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सोने से इनकार कर दिया और अपनी ग्रैंड नीज मनु के साथ सेलिबेसी टेस्ट्स किए। ये वो हिस्सा है जो आपकी हिस्ट्री की बुक से हमेशा गायब हो जाता है। हम यहाँ उन्हें जज नहीं कर रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं, कोई भी परफेक्ट ब्रांड जिसके अंदर कोई डार्क साइड नहीं, वो सच्चा नहीं होता। तो सच क्या है? सच ये है कि गांधी एक संत नहीं, एक सुपरलेटिव स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने अपने आप को एक आइडिया में कन्वर्ट कर दिया। वो एक वॉकिंग टॉकिंग सिंबल बन गए। महात्मा का टैग उस ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का अल्टीमेट रिजल्ट था।
गांधी को भगवान से उतारकर एक इंसान की तरह देखोगे तो समझ आएगा कि उस टाइम के हिसाब से उससे ज़्यादा मॉडर्न, शार्प और स्ट्रैटेजिस्ट थिंकर कोई नहीं था। वो भगवान नहीं, लेकिन भगवान की तरह ही थे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में। उन्हें भगवान मत समझो, एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट मैनेजर समझो। यही है गांधी की 2 फेज ट्रुथ, एक फेज जो आपको दिखाया गया और एक फेज जो आज तक छिपाया गया। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग सच्चाई जानें, क्योंकि हिस्ट्री को हीरोज़ की नहीं रियलिटीज़ की ज़रूरत है। और मैं आपका दोस्त फिर मिलूँगा अगली वीडियो में।